बड़ी वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम वन शॉट कर रहे हैं हिंदी ए वालों का थर्ड सेमेस्टर। तो 4 यूनिट्स हैं इसमें। सबसे पहले यूनिट 1 कवर कर रहे हैं हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय, मतलब कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ था। और इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे कि कहानी, रेखाचित्र, एकांगी, निबंध, इनको भी हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हिंदी गद्य से। तो हिंदी गद्य का विकास 19 शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसमें ना 3 चीज़ ध्यान में रखना, कब, कहाँ, किसने। मतलब कि कब हुआ था विकास 19 शताब्दी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में। मतलब कि जो एक कलकत्ता में एक कॉलेज है फोर्ट विलियम, उसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसके विकास में। और तीसरा किसने किया था? इस कॉलेज के 2 विद्वान थे, लल्लूलाल जी और सदल मिश्र। इन्होंने बहुत सहायता की है हिंदी गद्य के विकास में। इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी, पहली प्रेम सागर और दूसरी नासिक के तोपख्यान। तो ये भी मतलब हिंदी गद्य का तरफ इनका एक कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 कहानियाँ और लिखी गई थी उस समय में, सुख सागर और रानी केतकी की कहानी। इनकी जो भाषा थी उस समय में प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली थी। ठीक है, सिर्फ फोर्ट विलियम ही ऐसा नहीं था जिसने हिंदी गद्य के विकास में मदद की। 2 और भी समाज ऐसे थे जिनकी वजह से हिंदी गद्य का विकास हुआ। पहला था आर्य समाज, दूसरा था ब्रह्मा समाज। उसके बाद जो हिंदी गद्य है वो पूरी तरीके से इसका विकास जब हुआ था जब भारतेंदु का आगमन हुआ था। मतलब कि इन सब ने तो इसमें कंट्रीब्यूट किया ही था, लेकिन पूरी तरह से हिंदी इवॉल्व या इमर्ज भारतेंदु के आगमन से ही हुआ था। तो ये हिंदी गद्य था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी पे आते हैं। कहानी क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी होती है, काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब कि जिसको हम इमेजिन करते हैं, जो सच नहीं होती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो फैक्ट के ऊपर होती हैं या सच के ऊपर होती है, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं। वो ना लास्ट में एक मोरल छोड़ती हैं। वो पात्रों के माध्यम से सोसाइटी में हो रही परेशानियों को दर्शाती है और दर्शकों पे एक दिल को छूने वाला ऐसा मोरल छोड़ के जाती है जो एक सीख बन जाता है सबके लिए। वो होती है कहानी। हिंदी साहित्य में कहानी का स्वरूप अंग्रेज़ी और बांग्ला से प्रभावित माना जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका याद रखना। दूसरा ये है कि हिंदी में जो पहली कहानी थी वो किसने लिखी थी या वो किसकी थी, इसको लेकर जो विद्वान हैं उनमें मतभेद रहता है मतलब कि उनके ओपिनियंस एक समान नहीं है, सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं इस चीज़ को लेकर। हम हिंदी साहित्य में कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्र युग और लास्ट है स्वतंत्रोत्तर युग। जो ये लास्ट वाला है इसका मतलब है जो आज़ादी के बाद का युग है वो। और जो सेकंड है प्रेमचंद युग, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है इसमें, क्योंकि प्रेमचंद एक लेखक का नाम था और इन्होंने सबसे ज़्यादा कहानियों की रचना की है। और इनकी कहानियाँ बहुत ही दिल को छूने वाली होती थी। इनका जो कहानियों के एंड में जो मॉरल होता था वो बहुत ही अच्छा होता था और सोसाइटी की परेशानियों को दर्शाता था। आगे बढ़ते हैं उपन्यास पे। उपन्यास होती है नॉवल या उपन्यास का मतलब होता है जब हम बहुत सारी कहानियों का समूह बनाते हैं ना, वो एक नॉवल बन जाता है। जैसे कि नाटक देखते हैं तो जो एपिसोड्स होते हैं उनको मिलाकर एक नाटक बनता है, वैसे ही छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर एक नॉवल बनती है। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है। इसका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और ये पश्चिम से आई थी, या पश्चिम में इसको माना जाता है इसका जन्म हुआ था। ठीक है, हमने इसको भी अंग्रेज़ी और बांग्ला साहित्य से ही लिया है। ये भी इसकी विकास यात्रा भी 4 युग में बांटी जा सकती है। उसके बाद आते हैं एकांकी पे। एकांकी का मतलब होता है 1 एक्ट प्ले, मतलब कि जहाँ पे एक ही इंसान एक्ट कर रहा है, नाटक कर रहा है। एक ही इंसान पूरी कहानी को दर्शा रहा है, बता रहा है अपने नाटक के माध्यम से। वो होता है एकांकी। आप नाम से भी समझ सकते हैं, नाम में ही एक आ रहा है, मतलब सिर्फ एक इंसान है जो कर रहा है, बता रहा है। इसके कुछ नाम याद कर लेना, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गए। इनका एक नाटक था एक घूंट, वो हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं निबंध पे। निबंध होता है ऐसे।
ऐसे की या निबंध की विशेषता यह होती है कि जो उसमें लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स को हम चूज़ करते हैं, शब्दों का जो हम चयन करते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम जो इमोशंस के साथ उस ऐसे को लिख रहे हैं, पढ़ने वाला दर्शक भी उसी इमोशन को फील कर पाए, समझ पाए आप जो चीज़ उसमें कहना चाह रहे हैं। पढ़ते हैं, इसमें भी यही लिखा है, भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ इसकी निबंध की विशेषता यही होती है, उसकी लैंग्वेज या उसके शब्दों का चयन। दूसरी विशेषता होती है कि शॉर्ट एंड क्रिस्प, मतलब कि वो जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, और छोटे में रह कर ही वो जितनी सारी चीज़ें, बातें दर्शकों तक पहुंचा पाए, अपनी समझा पाए, उतना ही अच्छा माना जाता है निबंध। हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर संस्मरण पे। इसको इंग्लिश में मेमोयर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम अपनी पास्ट लाइफ के किसी इवेंट को याद करके लिखते हैं, मतलब कि हमारी पास्ट की कोई घटना ऐसी रही हो, हमारे लिए यादगार रही हो, जिसको हम याद कर रहे हैं और लिख रहे हैं, अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं, वो होता है संस्मरण। इसको आत्मकथा से अलग होता है। आत्मकथा में क्या होता है कि आप अपनी शुरुआत से लेकर अंत तक का बताते हैं जो हुआ था। संस्मरण में सिर्फ आप एक इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं जो आपके साथ हुआ था। इसमें लिखा हुआ है, बाकी एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। उसके बाद आते हैं कहानी पे। यूनिट 2 है ये अब आपकी कहानी। 2 कहानी आएंगी, एक है नमक का दरोगा और दूसरी है मलबे का मालिक। तो नमक का दरोगा से स्टार्ट करते हैं। जो ये कहानी है नमक का दरोगा, इसका लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ये पहली चीज़ है जो आप, अगर क्वेश्चन आता भी है पेपर में, तो ये ज़रूर मेंशन करना कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है ये कहानी नमक का दरोगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। इस कहानी में क्या होता है, ये उस टाइम पीरियड में लिखी गई थी जब इंडिया में नमक को बेचने पर और ख़रीदने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इसकी वजह से जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी चांदी हो गई थी, उनके तो मतलब मज़े ही हो गए थे, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ फ्री में बिक रही थी अभी तक, अब उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगा दिया है, कर लगा दिया गया है। तो वो उनका भ्रष्ट तो बढ़ ही गया था, भ्रष्टाचार तो बढ़ ही गया था। नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी जो कमाई कर रहे थे वो बहुत ही मोटी कमाई थी, और जो अन्य कर्मचारी थे, मतलब कि नमक विभाग से बड़े विभागों की तुलना में अगर हम देखें तो नमक विभाग बहुत मोटी कमाई कर रहा था उस टाइम में। ठीक है, तो इस कहानी में एक पात्र है मुंशी बंसीधर, नाम याद रखना, मुंशी बंसीधर एक पात्र है इस कहानी में। तो ये एक ना बहुत गरीब फैमिली से थे, निर्धन और गरीब परिवार था इनका। इनके पास कोई साधन नहीं थे उस टाइम में, ये बहुत ही गरीब थे, और पूरे परिवार के ये इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। मुंशी बंसीधर अपने परिवार में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कमा कर खिलाते थे अपने परिवार को। और इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये मुंशी बंसीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। मतलब कि सोचो, जो एकदम से बहुत गरीब व्यक्ति था, अब उसको उस पद पर नौकरी मिल गई है जहाँ पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो उन्हें इस अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगे। बहुत उनके पास ऐसे मौके आते थे कि वो मतलब ज़्यादा कमाई कर सकते थे। उनके जो पिता थे, वृद्ध पिता थे जो, वो भी उनको बहुत अनेक नसीहतें देते थे। वो भी उन्हें बोलते थे कि देख कितनी गरीबी है हमारे घर में, समस्याएं देख, उस मतलब जैसे हम अपने फैमिली में भी होता है ना कि इसकी शादी भी करनी है लड़की की, इसको भी पढ़ाना है, तो ऐसे ही वो उनके पिता भी उनके आगे समस्याएं रखते थे कि ये भी करना है वो भी करना है, और पैसा हमारे पास है नहीं। लेकिन जो बंसीधर थे वो अपने ईमान पर डटे रहे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वो अपने ही ईमान से चलते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्हें बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चला। तस्करी मतलब कि ट्रेजेडी के बारे में पता चला या कुछ घोटाले के बारे में पता चला। तो बंसीधर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उन्हें पता चला कि इसके पीछे एक बहुत बड़े ज़मींदार का हाथ है। उनका नाम था आलोपी दीन, नाम याद रखना, ज़मींदार का नाम था आलोपी दीन। तो उस तस्करी के पीछे आलोपी दीन का हाथ था, और ये एक ज़मींदार थे। तो जो पंडित आलोपी दीन थे उनको बुलाया गया, और आलोपीदीन को कोई डर ही नहीं था। वो मतलब उनके मन में तो वही चीज़ थी कि भ्रष्टाचार तो है ही, सब लोग, पैसा दे दूंगा और बच जाऊंगा। तो इस निडरता के साथ वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब वो मुंशी बंसीदार से मिलते हैं, उनको 1000 रुपये की रिश्वत देते हैं, तो जो बंसीदार है वो मना कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, आपकी रिश्वत मुझे नहीं चाहिए। और वो पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने के आदेश देते हैं।
उसके बाद जो पंडित आलोपीदीन है वो 1000 से ऊपर जाते हैं, 2000 पे जाते हैं, 4000 पे जाते हैं। वो रिश्वत बढ़ाते जाते हैं कि कहीं तो मानेगा, कहीं तो इसका ईमान डगमगाएगा। लेकिन नहीं, जो मुंशी बंसीदार थे उनका ईमान बिल्कुल नहीं डगमगाया। उनका फ़ैसला जो था वो था, उन्होंने इनको गिरफ़्तार करवा दिया। तो पैसे के दम पे ये अपनी बरी तो हो जाते हैं, जेल से निकल तो जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत बदनामी और बेइज्जती हो जाती है समाज में। तो ये वहाँ से निकलने के वहाँ जेल में जाने के बाद ना ये इनको मुंशी बंसीदार को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी बंसीदार की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। पैसे की तंगी के साथ साथ उनके घर वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वो तो पहले ही उन्हें नसीहतें देते थे कि ले लो भाई, लेकिन उन्होंने अपने ईमान की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो एक दिन अचानक पंडित आलोपीदीन मुंशी बंसीदार के घर आते हैं। ये अब जेल से छूट गए हैं, पैसे के दम पे छूट गए थे, तो ये अब एक दिन इनके घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छा वेतन होता है, मतलब अच्छी सैलरी वाला, अच्छा कमाई वाला नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद आलोपीदीन मुंशी बंसीदार की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मुंशी बंसीदार को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देख रेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया था। तो ये थी पूरी नमक का दरोगा कहानी। इसका जो वो है मोरल है वो यही है कि अगर आप ईमानदार हो तो आप मार नहीं खाओगे। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, हम कह सकते हैं। अगर आप ईमानदार हो तो कभी ना कभी तो मतलब आपको सक्सेस या अच्छाई आपके पैरों में गिरेगी ही गिरेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, मलबे का मालिक। तो मलबे का मालिक के जो लेखक है वो मोहन राकेश है, ठीक है। तो ये कहानी ना तब की है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। उसके 7.5 साल बाद एक व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान से इंडिया आता है, लाहौर से अमृतसर आता है हॉकी मैच का बहाना लेके। लेकिन वो हॉकी मैच नहीं, वो अपने पुराने घर को और मोहल्ले को देखना चाहते थे। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग वो बताई है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो अमृतसर के बाज़ार में विभाजन के दौरान में दंगे छिड़ गए थे। जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे दंगे हो गए थे, आग लगा दी गई थी, एक दूसरे व्यक्ति की हत्या हो रही थी, हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। तो बहुत सारी ऐसे दंगे फसाद चल रहे थे। इन्हीं घटनाओं के बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गनी मियाँ। वो सकुशल बच के वहाँ से भाग गया था, मतलब वो ज़िंदा थे और सही थे, सही सलामत वहाँ से भाग के पाकिस्तान चले गए थे। वो तो चले गए थे लेकिन उनका परिवार यहीं रह गया था। तो वही गनी मियाँ आज 7.5 साल बाद अपने पुराने घर को देखने आते हैं। तो वो यहाँ के देखते हैं कि जो उनका घर था वो तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वो उसको देख के बहुत भावुक हो जाते हैं। तो गनी मियाँ के घर के मलबे पर अपनी दादागिरी दिखाने वाला एक गुंडा था जिसका नाम था रखा पहलवान। ये वो व्यक्ति था जिसने सिर्फ उनके घर पे ही कब्ज़ा नहीं किया था लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को भी ख़त्म कर दिया था। तो इनका सामना गनी मियाँ का सामना रखा पहलवान से होता है। गनी मियाँ को इतने वर्षों के बाद अचानक देखने के बाद रखा पहलवान खुद में एक परिवर्तन महसूस करता है। वह अपने शागिर्दों को 15 साल पहले की वैष्णो देवी यात्रा के अनुभव सुनाने लगता है। इस कहानी में मोहन राकेश ने गनी मियाँ तथा रखा पहलवान के माध्यम से पूरे समुदाय का जीवन, उनके विश्वास, संस्कार तथा प्रथाओं को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि उस टाइम में कैसे इंसानियत मर गई थी और इंसानों के दिलों में क्रूरता जाग गई थी। वो ये देख ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नष्ट कर रहे हैं। उनके मन में बस और बस क्रूरता भरी हुई थी। गनी मियाँ लाहौर से आई टोली का सदस्य होने पर भी बाजार बासा तक पहुंचने वाला अकेला व्यक्ति है जो दंगों में अपने पूरे परिवार को गंवाने के बाद वापस आकर अपने घर को वैसा ही बने रहने की असंभव आशा से उसे देखने अमृतसर आता है, ठीक है। अपने मकान के मलबे के पास पहुंचने पर उसकी स्मृति की तहे तथा पहचान की परतें खुलती जाती हैं और वह अपनी ज़िंदगी की आशा, आकांक्षाओं, नाते रिश्तों के अवशेष का साक्षात्कार करता हुआ नियति को स्वीकार कर लेता है। वो मान लेता है वहाँ पे जो कुछ हुआ, उसका परिवार नष्ट हुआ, उसका घर नष्ट हुआ, वो उन सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, अपनी आशाओं को
दफना देता है। तो यही था मलबे के मालिक की कहानी। तो अभी तक ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर किया है। पार्ट 2 में यूनिट 3 और यूनिट 4 को कवर करेंगे। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए हैं, PDF चाहिए है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऑल अबाउट लर्निंग। थैंक यू गाइज़।